हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि वीबीटी थ्योरी कोवेलेंट बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है, तो आज हम उस कोवेलेंट बॉन्डिंग की टाइप और ओवरलैपिंग के सिस्टम को समझते हैं कि पार्शियल ओवरलैपिंग होती क्या है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की टाइप समझते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब पार्शियली ओवरलैप करते हैं तो दो प्रकार के बॉन्ड बनाते हैं। तो पहला जो कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा वो है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। और आप इसको कैसे डिनोट कर रहे हो? आप इसको ऐसे डिनोट कर रहे हो, द बॉन्ड फॉर्म्ड by the atomic orbitals या by the overlapping of atomic orbitals along the internuclear axis, that is end to end overlapping, ठीक है। देखिए आ गया वो वर्ड जो हमें चाहिए था, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अब ऐसा बॉन्ड जो ओवरलैपिंग से बनता है, लेकिन ओवरलैपिंग किसके अलोंग होनी चाहिए? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब होता है कि आप इस तरीके से जुड़ेंगे कि उसके न्यूक्लियस के, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम होने लग जाएगा। इनकी फर्दर टाइप्स अगर हम देखते हैं तो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल एस यानी कि एस ओवरलैपिंग में भी ये नजर आता है, एस ओवरलैपिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फर्दर टाइप है, ये बता रहा है कि ओवरलैपिंग दो एस ऑर्बिटल में भी होती है। इसके अंदर आपने एग्जाम्पल भी देखा था H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल के अंदर मैंने आपको बताया था कि देखिए ये एस ऑर्बिटल है, ये एक और एस एटम है, एस ऑर्बिटल है, इसके पास दोनों ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों की ओवरलैपिंग होती है, तो वी गॉट द मॉलिक्यूल। हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है मॉलिक्यूल। हम उस मॉलिक्यूल को इस तरीके से दिखाते हैं, देखिए ऐसे। ये जो सिस्टम है देखिए, इसको बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ये है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, यानी कि इंटरन्यूक्लियस के अलोंग, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसके अलोंग जो ओवरलैपिंग हो रही है वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहलाती है। तो ये ओवरलैपिंग आपको एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही एस ऑर्बिटल हैं, ये भी एस ऑर्बिटल है, ये भी एस ऑर्बिटल है। तो यानी कि स्फेरिकल शेप वाले ऑर्बिटल्स को हम एस ऑर्बिटल बोल रहे हैं, इनमें देखने को मिल सकती है। दूसरी ओवरलैपिंग आपको एस और पी ऑर्बिटल में देखने को मिलेगी, इसको एस पी ओवरलैपिंग बोलेंगे, एस पी ओवरलैपिंग। एग्जाम्पल हमने इसका पीछे भी पढ़ा था, HF मॉलिक्यूल, यानी एक s ऑर्बिटल होगा और हमारे पास एक p ऑर्बिटल होगा जो एम्प्टी होगा। ये एम्प्टी यानी कि जिसके पास एक स्पिन का इलेक्ट्रॉन हो और इसके पास भी एक स्पिन का इलेक्ट्रॉन हो। जब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, ये PZ है किसी भी F, ये PZ है आपके F ऑर्बिटल का, F मॉलिक्यूल का, F एलिमेंट का, जो एम्प्टी है यानी जिसको ओवरलैपिंग कर रही है। मैंने एक्स और वाई नहीं दिखा रही क्योंकि वो फुलफिल्ड हैं। जब ये ओवरलैपिंग करते हैं तो इस प्रकार का जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है और ये आपके मॉलिक्यूल की ओवरलैपिंग शो कर रहा है। तो ये भी इस प्रकार की ओवरलैपिंग भी क्या कहलाएगी? एंड टू एंड। यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का नाम होगा सिग्मा बॉन्ड, इस बॉन्ड का नाम होगा सिग्मा बॉन्ड। और आपको पहले भी बताया है कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, यानी द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज ग्रेटर,
मोर द बॉन्ड स्ट्रोंगर, बॉन्ड उतना ही ताकतवर होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरी प्रकार की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है पीपी ओवरलैपिंग। ये हमारी दोनों ही p ऑर्बिटल्स में देखने को मिलेगी और ये आपने F2 मॉलिक्यूल में भी की है, हम N2 मॉलिक्यूल में करते हैं। N2 मॉलिक्यूल के पास हमारे लिए सबसे पहले देखो, इतना मुश्किल नहीं है हमें ये समझना, हमें सिर्फ इतना समझना है कि अगर एक नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कहती है 1s2 2s2 2p3, एक नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कहती है कि हमारे पास, चलो इसको एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि अगर इसमें हम ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड आ जाता है। पाई बॉन्ड अभी हमें नहीं करना, हम F2 ही करते हैं। F2 मॉलिक्यूल में फिर से हमारे पास क्या रहेंगे, p ऑर्बिटल्स ही रहेंगे, ठीक है। p ऑर्बिटल्स में px आ जाता है, py आ जाता है। हमारे पास F2 में ये दोनों फुलफिल हैं, ये हम पहले कर चुके हैं स्ट्रक्चर। आप कहोगे मैम दोबारा से इसी को रिपीट कर रही हैं, लेकिन इस टाइम हम किसके टाइप्स कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड की। सो हाउ द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सिमिलरली एट दिस टाइम दिस px of the next pf molecule, f atom, these are the again px and py and pz. We have fulfill px and fulfill py and opposite spin of pz. The overlapping takes place here, यहाँ ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग होते ही हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएगा। मैं ये आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ करके, इस प्रकार का जो है वो स्ट्रक्चर बनता है और इस प्रकार के स्ट्रक्चर से हम जो हमारे F2 मॉलिक्यूल है उसका हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ जो बॉन्ड बना है ये बेटा सिग्मा बॉन्ड है। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग यही कहलाती है जब हम किसी भी दो ऑर्बिटल्स के बीच में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग कर रही, ठीक है। अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड नहीं है। और सिग्मा बॉन्ड इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसको हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। हम इसकी नेक्स्ट टाइप और करते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, राइट। पाई बॉन्ड जो आप मैथ में यूज करते हैं वही पाई है, लेकिन हम इसको पीआई पाई बॉन्ड भी लिख सकते हैं और ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाई साइडवेज ओवरलैपिंग, the bond formed by sideways overlapping of atomic orbitals जो साइड की ओवरलैपिंग से बनता हो, जिसमें साइड से ओवरलैपिंग हो रही हो। प्रीवियस वीडियो में ये बताया भी था मैंने ऐसे करके कि साइड से जो ओवरलैपिंग कर रहा हो, इस प्रकार की जो बॉन्ड बनते हैं उनको पाई बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड वीक होता है, कमजोर होता है। कैसे होता है ये हम जब डिफरेंस करेंगे तो आपको डिफरेंसेस में बताऊंगी। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास पहला एग्जाम्पल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं। देखिएगा ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p4। अच्छा, इस p4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। p4 में हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, px py एंड pz। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज रहेंगी कैसे बॉन्ड बनने की। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब हर्ट्ज रूल क्या कहता है, पहले आप इनको सिंगल भरिए, फिर कहता है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यानी कि पॉल एक्सक्लूजन, कहता है फिर पेयरिंग शुरू कीजिए। इसका मतलब px तो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, ठीक है। बचा कौन, py एंड pz, इनको ही बॉन्ड बनाने हैं। अब ये दोनों कैसे बॉन्ड बनाते हैं डिपेंड करता है इनकी शेप पर। ये हमारा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, p ऑर्बिटल है ना, तो वैसे ही बनेंगे px py एंड pz। This one is your px, this one is your py and this one is your pz। px में दोनों इलेक्ट्रॉन है, py में एक है, pz में एक है। अब हमारे पास ओवरलैपिंग होनी है इन दोनों की, क्योंकि बॉन्ड इन्हीं को बनाने हैं। एक और एटॉमिक ऑर्बिटल हम ले रहे हैं, दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल भी हमें ऐसे ही कह रहा है
कि आप यहाँ पर भी वही चीजें दिखाइए जो आप दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में दिखा रहे हैं, px, py, pz, ठीक है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शो करेगा क्योंकि देखो ओवरलैपिंग इसके साथ होनी है, यहाँ शो करेगा और इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन है। अब बारी आती है ओवरलैपिंग किस किस की करनी है। देखिए यहाँ तो आपको बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे? एंड टू एंड। तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, बट व्हाट अबाउट दिस? ये दोनों कैसी ओवरलैपिंग करेंगे? मैं इसको अलग से बनाकर दिखा रही हूं। देखिए ये py है एक ऑर्बिटल का और ये py है दूसरे ऑर्बिटल का, ठीक है। और ये एक्सिस है, एक्सिस पे दोनों प्रेजेंट है, इन दोनों को ओवरलैपिंग करनी है। ये दो इस तरीके से, जैसे मेरे ये हाथ, अब इन दोनों को ओवरलैपिंग करनी है तो ये ऐसे ओवरलैप करेंगे, ऐसे, है ना, साइड से जाकर ओवरलैप करेंगे, एंड से नहीं जा रहे। यानी ये दोनों किनारे ऊपर से आकर नहीं जुड़ रहे, एंड से नहीं जुड़ रहे, ये कैसे जुड़ेंगे? साइड से। साइड से जाकर जुड़ेंगे तो इनके बीच में यहां से बॉन्डिंग होनी शुरू होगी और ये ओवरलैपिंग कर जाएंगे। ओवरलैपिंग का रिजल्ट हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ओवरलैपिंग का रिजल्ट हमें कुछ ऐसा दिखेगा, यानी यहां पर बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। इस प्रकार के बॉन्ड को हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में कमजोर होता है। और अब कह रहे हैं कि जब आप ये बोल रहे हो कि यहां पर इन्होंने बना लिया बेटा सिग्मा बॉन्ड और यहां पर ओवरलैपिंग से इन्होंने बना लिया पाई बॉन्ड, तो क्या ऑक्सीजन में दो बॉन्ड बनेंगे? यस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर आपको O2 बनाकर दे रहा है इस तरीके से, तो बेटा ऊपर वाले बॉन्ड को हम पाई बोलेंगे और नीचे वाले बॉन्ड को हम सिग्मा बोलेंगे। यानी सिग्मा बॉन्ड बना है एंड टू एंड ओवरलैपिंग से और पाई बॉन्ड बना है साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो जहां भी आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा वो इसी तरीके से बना हुआ बॉन्ड होगा। जहां कहीं आपको सिंगल बॉन्ड नजर आएगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। जहां कहीं आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा, अभी हम और भी बात करेंगे, एक और मॉलिक्यूल मैं लेती हूं जहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, उससे भी हमें समझ में आएगा कि हम पाई और सिग्मा कहां लिख रहे हैं। चलिए बेटा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास N2 मॉलिक्यूल का, हमें N2 यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाना है और हमारे पास नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। 1s2 2s2 एंड 2p3। p ऑर्बिटल में हमारे पास 3 सब ऑर्बिटल्स हैं, px, px, py एंड pz और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। यानी कि तीनों ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हम फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दिस इज अवर px, z एक्सिस के अलोंग pz, दिस इज px एंड दैट वन इज योर py, ठीक है। ये px है, ये py है और ये pz। ये किसी एक n एटम का है और 2 n एटम मिलेंगे तब एक N2 मॉलिक्यूल बनता है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक नाइट्रोजन एटम को इसने रिप्रेजेंट किया। दूसरा नाइट्रोजन एटम हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम दिखाएंगे। इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये दूसरा n एटम है, ये सेकेंड n एटम है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आपका px हो गया, ये आपका py हो गया, ये आपका pz हो गया। इनके इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशंस क्या रहेगी कि ये कैसी कंडीशन में होंगे? ये ऑपोजिट स्पिन में होंगे। अब देखिएगा जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में, यानी ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ेंगे तो कौन सी ओवरलैपिंग होने वाली है? दोनों के एंड आपको दिख रहे हैं, तो कौन सी ओवरलैपिंग होने वाली है? एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और जब ये py इस py से जुड़ेगा तो किस प्रकार की ओवरलैपिंग करेगा? साइड बाय साइड। और px जब px से ओवरलैप करेगा तो कैसी ओवरलैपिंग करेगा? साइड बाय साइड। तो जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा नजर आएगा, जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। देखिएगा ये तो बन गया बेटा सिग्मा बॉन्ड क्योंकि ये pz है। pz ने कैसी बॉन्डिंग कर ली बेटा? pz ने बॉन्डिंग कर ली आपकी एंड टू एंड। फिर बेटा px की बारी आती है। फिर बेटा px ने बेटा कैसी बॉन्डिंग कर ली? px ने बेटा कर ली साइड बाय साइड बॉन्डिंग। फिर बारी आती है बेटा py की।
py भी बेटा कैसी बॉन्डिंग कर रहा है, साइड बाय साइड बॉन्डिंग कर रहा है। आप इस बॉन्डिंग को जरा ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार की बॉन्डिंग को क्या नाम दिया जाता है, पाई बॉन्ड। ये है px, ये है py और ये है pz। px, py और pz जो एंड टू एंड ओवरलैप कर रही हैं, दिस वन एंड टू एंड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड दीज टू पाई बॉन्ड, एक px के कारण एक py के कारण, इनको बोलेंगे वीक बॉन्ड। तो नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो बॉन्ड इस प्रकार से दिखाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, these upper and lower are 2 pi and one central is sigma. So how we find out the sigma and pi bond? जहां सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा, जहां डबल होगा वहां एक पाई एक सिग्मा, और जहां ट्रिपल होगा वहां पर 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होंगे, राइट। अभी हम इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में मजबूत कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है और जल्दी से ब्रेक कौन हो जाता है, राइट। चलिए बेटा, वैसे तो हमने समझ लिया है सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस इनके बारे में देख लें, और डिफरेंस में कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जो हमें जानने जरूरी हैं। सबसे पहला डिफरेंस इनकी डेफिनेशन का ही है। सिग्मा बॉन्ड एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनते हैं, पाई बॉन्ड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड को हम SS, SP और PP ऑर्बिटल्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि पाई बॉन्ड सिर्फ PP ऑर्बिटल यानी कि साइड बाय साइड PX एंड PY ऑर्बिटल में ही ऑब्जर्व होती है, D ऑर्बिटल्स में भी होती होगी, ठीक है। क्वाइट लार्ज यानी कि इसका एक्सटेंट बनने का मैक्सिमम होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये स्मॉल एक्सटेंट तक सिर्फ सरफेस को टच करके ही बनते हैं, इसलिए ये वीक बॉन्ड भी होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सपोज 2 एटम हैं, 2 एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, नीचे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा। पाई बॉन्ड में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड जो बनता है वो आइदर या तो अपवर्ड ही रहेगा या फिर लोअर वन, उसमें दोनों तरफ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट नहीं होगा, या तो ऊपर की तरफ ही हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑब्जर्व करेंगे या फिर नीचे की तरफ। डबल बॉन्ड के केस में हम ऊपर की तरफ ऑब्जर्व करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के केस में हम नीचे और ऊपर दोनों में, लेकिन वहां पर अनसिमेट्री रहती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्ड नहीं होता। फ्री रोटेशन अबाउट एक्सिस, अगर कोई चीज ऐसे जुड़ी हुई है तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं। सपोज दिस वन, अगर इसको मैंने ऐसे एंड किया तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकती हूँ, दोनों आपस में रोटेट करेंगे, टूटेंगे नहीं। ट्विस्टिंग जब तक मैं नहीं करूंगी, जिस भी डायरेक्शन में मैं इनको मूव करूंगी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, ट्विस्ट करने पर ये टूट नहीं रहे। लेकिन साइड बाय साइड में क्या होता है कि आप एक डायरेक्शन में भी अगर घुमाना चाहते हो तो उनकी ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है, वो टूट जाते हैं, बॉन्ड वीक हैं, वैनिश हो जाएंगे, टूट जाएंगे अगर मैं उनको न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग घुमाना चाहूंगी तो, क्योंकि ये तो न्यूक्लियर एक्सिस से ही बनता है, सिग्मा बॉन्ड तो बनता ही न्यूक्लियर एक्सिस पे है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो उसके परपेंडिकुलर या फिर टिल्टेड बनते, तो वो रोटेट होने पर जरूर से जरूर टूटेंगे। दूसरा कमजोर बॉन्ड है, सबसे पहले पाई बॉन्ड ही ब्रेक होता है, और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट। चलिए बॉन्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। वो बॉन्ड आपका आयोनिक बॉन्ड हो, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड हो, लेकिन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड को ही फोकस कर रहे हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड पढ़ना है, वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पढ़ना। ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड किसी भी किन्हीं दो एटम्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो डिस्टेंस बनता है उसको बॉन्ड कह रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने देने या शेयर करने से जब दो एटम नजदीक आते हैं तब जो उनके बीच में डिस्टेंस रहता है हम उसको बॉन्ड कह रहे हैं। हमने थर्ड चैप्टर में ये किया भी था कि कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। तो ऐसे ही बॉन्ड मतलब दो एटम्स के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, हम उसको रेडियाई बोलेंगे, तो ये बॉन्ड है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड की हम कुछ कैरेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। वो कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि बॉन्ड कितना लंबा है, ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, बॉन्ड जो है वो एंगल कितना बना रहा है। तो इस तरह के कुछ कैरेक्टर हम पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला कैरेक्टर है बॉन्ड लेंथ।
द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। जब दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में, ये मैंने दोनों अपार्ट दिखाए हैं बेटा, जब दो बॉन्डेड एटम्स होते हैं, देखिए ऐसे दो बॉन्डेड एटम हैं, इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इफेक्ट यानी अफेक्ट किस किस से करती है, कुछ फैक्टर्स हैं। पहला है साइज ऑफ एटम, ग्रेटर द साइज ऑफ एटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। अब एक तो छोटे साइज के दो एटम जुड़े हुए हों, फिर थोड़ी देर बाद एक एटम का साइज बढ़ गया, तो आप बताइए, आप खुद अपने कॉन्शियस से सोचिए, क्या इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्या इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रहा है? बढ़ रहा है भाई। अब साइज और बड़ा हो गया तो अब और बड़ा हो गया ना, अब बॉन्ड लेंथ और बड़ी होगी। अगर इन दोनों का साइज सेम होगा तो बॉन्ड लेंथ पहले वाले से कंपैरिजन में बड़ी होगी। अब साइज पर डिपेंड कर रहा है, साइज पर डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वन ऑफ द बोथ ऑफ द एटम और वन ऑफ द एटम आउट ऑफ टू, अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज। तो ऐसे जैसे देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं HF, तो दोनों का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ, उसके बाद अगर हम देखें HCl, फिर देखें हम HBr, यहां पर हाइड्रोजन का साइज सेम है लेकिन जो हेलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका साइज क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीजेस, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीजेस, राइट। सेकेंड फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है बॉन्ड बनाना, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। मल्टीप्लिसिटी के अंदर हम देखेंगे बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस as the number of bond increases, number of bonds increases, यानी सबसे छोटी किसकी होगी, जिसके बॉन्ड ज्यादा बन जाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी या की बड़ी, बड़ी। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी हो गई, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। मोर देन वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड देन इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी। जैसे जैसे बॉन्ड नंबर या नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। थर्ड है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, sp spd, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग। ग्रेटर द s कैरेक्टर, ग्रेटर द s कैरेक्टर, ग्रेटर द s कैरेक्टर, शॉर्टर द वेव, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर दी बॉन्ड लेंथ। अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल में किया और ये आपको शायद मैंने किसी वीडियो में बताया भी है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp। यहाँ पर s कैरेक्टर 50%, यहाँ पर x कैरेक्टर 33.3% और यहाँ पर s कैरेक्टर 25%। तो s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता चला जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होती चली जा रही है, छोटी, शॉर्टर। ये कैरेक्टर मल्टीप्लिसिटी से ही मैच करता है। s कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। यहां से हमने एक फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थी, अगर आपको याद हो, sp इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इन दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम सेकेंड बॉन्ड पैरामीटर देखते हैं।
चलिए बेटा हम नेक्स्ट पैरामीटर या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड देखते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। पहले मैं क्लियर कर दूं ये एनर्जी है क्या। जैसे कोई बॉन्ड बना हुआ है और मैं कोई एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करके इस बॉन्ड को तोड़ना चाह रही हूँ, तो जो एनर्जी मैं यूज करूंगी 1 मोल के लिए वो कहलाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएट करना मतलब तोड़ना, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी मुझे चाहिए उसको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। The amount of energy required to break 1 mole of bond into its constituent gaseous atoms is called bond dissociation energy. Rememberize? अच्छा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। देखिए बॉन्ड लेंथ, छोटी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। अगर आप दूर दूर बैठे हैं, पहले से ही आप दूर दूर हैं या लंबी चीज से जुड़े हुए हो, तो कोई भी उसको आसानी से तोड़ सकता है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इट इज इजी टू ब्रेक। लेकिन अगर 2 बॉन्डेड एटम बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं तो ये मुश्किल होता है उस बॉन्ड को ब्रेक करना। तो एज द ग्रेटर द साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, उतनी ही कम एनर्जी हमें चाहिएगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली है, साइज बढ़ा बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो बॉन्ड एनर्जी घट गई। सेकंड है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, 1 2 3। जितनी ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे उसके हिसाब से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक में कम लगेगी, एक में जो है कम लगेगी, 2 में और ज्यादा लगेगी, 3 में और ज्यादा लगेगी। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ध्यान देने वाली बात है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को कम एनर्जी चाहिएगी, कार्बन डबल बॉन्ड को उससे ज्यादा और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को उससे भी ज्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड ब्रेक करने में। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीएससी पीआर थ्योरी में हमने किया था कि लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल एक दूसरे को करते हैं। बेटा जो जितना ज्यादा रिपेल करेगा मतलब वो जोड़ना ही नहीं चाह रहा, भगाना चाह रहा है। तो बात सोचने वाली है, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे वो पहले से ही क्या बैठे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं रिपेल करो इसको, भगाओ इसको। तो जो भगा रहा है उसको तोड़ना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसीलिए जितने ज्यादा लोन पेयर किसी बॉन्डेड एटम के पास प्रेजेंट होंगे ड्यूरिंग द मॉलिक्यूल या बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसको तोड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। अब जरा देखो, ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन बॉन्डेड एटम, ग्रेटर इज द रिपल्शन। एज हमने क्या किया था, लोन पेयर रिपल्शन इज मैक्सिमम, ये पढ़ा था ना बीएससीपीआर में। सो लेस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जितने ज्यादा लोन पेयर उतनी एनर्जी कम लगेगी। जितने कम लोन पेयर, देखो N2 मॉलिक्यूल बना, 3 बॉन्ड बने, है ना, मल्टीप्लिसिटी वाला फैक्टर भी यहां पर आ गया। लेकिन लोन पेयर भी कम है, इनके पास एक ही लोन पेयर है। फिर हम ऑक्सीजन के पास आते हैं, डबल बॉन्ड बना, 2 लोन पेयर आ गए। फिर हम फ्लोरीन के पास आते हैं, सिंगल बॉन्ड बना, 3 लोन पेयर आ गए। लोन पेयर बढ़ गए लेकिन बॉन्ड एनर्जी घट गई और मल्टीप्लिसिटी भी कम हो गई। यहां पर लोन पेयर 2 है, मल्टीप्लिसिटी डबल बॉन्ड है, यहां पर एनर्जी इसके कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा लगेगी और यहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा। मल्टीप्लिसिटी का फैक्टर भी है और यहां पर लोन पेयर का फैक्टर भी है। तो ये 2 पैरामीटर्स हमने किए, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने की, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ऐसे ही एक थर्ड पैरामीटर और है, वो भी देख लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, बॉन्ड एंगल। एंगल क्या है, 2 सेगमेंट्स, लाइंस जहां जुड़ती हैं वहां पर जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं ना एंगल। हम मैथ्स में पढ़ते हैं, जैसे 2 लाइन सेगमेंट्स हैं जो एक अपोजिट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम उसी को एंगल बोलते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, हमारे यहाँ पर इन लाइन को हम बॉन्ड बोल रहे हैं जिनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो 2 पर्टिकुलर डायरेक्शन वाले बॉन्ड्स के बीच में जो लाइन, जो एंगल बन रहा है उसी को बोला जा रहा है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें कोई फैक्टर्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर काम कर रही है। अगर बॉन्ड एंगल के पास लोन पेयर हैं, देखो ग्रेटर द रिपल्शन मोर द बॉन्डेड एटम अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे या फिर सेंट्रल एटम से बॉन्डेड एटम दूर होते चले जाएंगे। सेंटर में सेंट्रल एटम है, साइड में बॉन्डेड है, अगर वो दूर होते चले जा रहे हैं, दूर होने का इंसेंस हमें ऐसे नजर नहीं आएंगे, दूर होने का इंसेंस मतलब वो इस तरीके से डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एटम जो है वो उसका साइज बड़ा या छोटा हो रहा है
तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो लोन पेयर के कारण जो एटम्स हैं, बॉन्डेड एटम्स हैं, वो क्या होंगे, उनसे दूर हो जाएंगे। तो रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो सेंट्रल एटम से दूर होंगे तो वो ऐसे सिकुड़ेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए सपोज मेरे हेड को मैं सेंटर मान रही हूं, तो यहां पर दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, तो वो मेरे इन हाथों को क्या कर रहे हैं, इन हाथों को दूर भगा रहे हैं। मतलब पहले ऐसे थे टिल्टेड, यहाँ के लोन पेयर इनको रिपेल कर रहे हैं, रिपेल करते करते हम क्या कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। हम अगर ऐसे आ रहे हैं तो बेटा ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ का बॉन्ड एंगल नहीं चेक करना है, दो लाइन जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है उनके बीच का एंगल चेक करना है। तो लोन पेयर होने से रिपल्शन बढ़ता है, रिपल्शन बढ़ने से क्या रहेगा, एंगल डिक्रीज। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, ये मीथेन है CH4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन इक्वली रहता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का हुआ। जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, इसके भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के बावजूद इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। लोन पेयर होने से इनके बीच में रिपल्शन बढ़ गया, रिपल्शन बढ़ गया तो बॉन्डेड एंगल दूर होते जा रहे हैं और बॉन्ड एंगल जो है वो इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, छोटा। अब देखिए ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के पास दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। अब दो लोन पेयर है तो इनके बीच में रिपल्शन मैक्सिमम और फिर इनके बीच में रिपल्शन, तो बॉन्ड एंगल और छोटा होता जा रहा है। ग्रेटर द रिपल्शन लोअर डाउन द बॉन्ड एंगल, राइट। अब बॉन्ड एंगल टर्म के बाद हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बॉन्ड ऑर्डर। सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि जब दो एटम्स के बीच में जितने भी बॉन्ड बनेंगे, एक बनेंगे, दो बनेंगे, तीन बनेंगे, उसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। देखो जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कितना बॉन्ड ऑर्डर, 2। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कितना बॉन्ड ऑर्डर, 3। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कितना बॉन्ड ऑर्डर, 3। अब बेटा मान लीजिए कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर दो अलग अलग तरह के बॉन्ड बन रहे हों, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, तो बॉन्ड एंगल या बॉन्ड ऑर्डर निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब देखो मेरे सामने ये है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। तो मुझे ये पता है कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हमने किया भी हुआ है, ये डेक्टिव बॉन्ड के थ्रू बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके हैं, इसके नहीं है, इसके पास सिर्फ लोन पेयर है। तो ऐसी कंडीशन में हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करें, तो मुझे नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर जानना है। तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ने वाले एटम, सेंट्रल एटम को भी मान के चलेंगे, तो 1, 2, 3 और 4 एटम्स के बीच का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। 4 एटम हैं, इनके बीच में बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 1, 2 और 3, 3 ही बॉन्ड तो बन रहे हैं। ये तो बॉन्ड डेक्टिव बॉन्ड है तो 3। तो जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मच द नंबर ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी कोवेलेंट बॉन्ड की, लगा लीजिए, या बॉन्ड की कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वर्बली नहीं पूछी जाएंगी, ये आपको कंसेप्ट देती हैं कि भाई किस तरह से एंगल जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, बॉन्ड एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर हमें कैसे मालूम चल जाएगा, बॉन्ड लेंथ कैसे मालूम चल रही है, किसकी डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी कम है। सो दीज आर कंसेप्ट, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमारे लिए क्रिएट करते हैं और साथ के साथ ये टर्मिनोलॉजी भी है जो आगे हम चलेंगे तो हमें ये जगह जगह पर मिलेंगे कंपेयर करने के लिए, तब हमें ये समझ में आ जानी चाहिए। तो इसको एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए, अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए।